Dear students, today we will learn about a fungus that is very useful because this fungus is edible and commonly it is called mushroom. इस फंगस को हम मशरूम के नाम से जानते हैं और किसी भी आप शादी पार्टी किसी भी समारोह में आप जाते होंगे तो लोग जैसे पनीर को पसंद करते हैं वैसे ही मशरूम को भी शादी पार्टी में लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। आज हम मशरूम की लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है और कहाँ पाया जाता है, कैसे अपनी लाइफ साइकिल को ये पूरा करता है। तो आइए सबसे पहले हम इसके सिस्टमेटिक पोजीशन को देखते हैं। दिस फंगस, चूंकि ये फंगस है तो किंगडम इसका क्या हो जाएगा, माइकोटा हो जाएगा। डिवीजन क्या होगा, ईयू माइकोटा होगा। क्यों? बिकॉज इट इज ट्रू फंगस। ट्रू फंगस है। डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना। यहाँ हमें यह बात बहुत अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए कि जितने भी आपके कोर्स में बेसिडियोमाइकोटिना से संबंधित फंगस हैं, जैसे पक्सिनिया ग्रैमिनिस है, एगेरिकस है, ऐसे कोई भी फंगस जो बेसिडियोमाइकोटिना को बिलोंग करता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही होता है कि इसमें बेसिडियोस्पोर पाया जाता है। अगर इसकी क्लास की बात करें तो क्लास है हाइमेनोमाइसीड्स, ऑर्डर है एगेरिकेल्स, फैमिली है एगेरिकेसी और जीनस है एगेरिकस। एगेरिकस सैप्रोफिटिक फंगस है। सैप्रोफिटिक फंगस, सैप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है? इट इज फाउंड ऑन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, जहाँ पर जमीन में मॉइस्चर ज़्यादा होगा और ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, ह्यूमस बहुत ज़्यादा होगा, ऐसी जगहों पर मशरूम वाइल्ड लाइफ में अपने आप भी निकल आता है। और यदि हम इसका कॉमर्शियल कल्टीवेशन करते हैं तो हमको ऐसा हैबिटेट प्रोवाइड करना पड़ता है। यानी दिस इज सैप्रोफिटिक फंगस फाउंड on moisturous places, that place is rich in organic content। उस जगह पर जहाँ ये ग्रो करता है ऑर्गेनिक कंटेंट का होना अत्यंत आवश्यक है। इस फंगस को हम इंग्लिश में मशरूम कहते हैं। बॉटनिकल नेम अगर हम देखें तो एगेरिकस है। इसकी कई स्पीसीज हैं जो कॉमन स्पीसीज कॉमर्शियली ग्रो की जाती हैं, कल्टीवेशन किया जाता है, उसे हम कहते हैं एगेरिकस कैम्पेस्ट्रियस और दूसरी स्पीसीज है बिस्पोरस। तो कैम्पेस्ट्रियस और बिस्पोरस स्पीसीज एडिबल है, खाए जाने योग्य है। लेकिन यदि हमने अच्छी तरीके से इस मशरूम को नहीं पहचाना है और गलती से कोई वाइल्ड स्पीसीज इसकी खा ली जो पॉइजनस है, तो हमारी जान भी खतरे में जा सकती है। जैसे इसकी एगेरिकस की जेंथोस्पोरस स्पीसीज और सिल्वेटिकस स्पीसीज, ये दोनों स्पीसीज बहुत ही पॉइजनस है। हमको ऐसे मशरूम को खाने से बचना चाहिए। अब इस अगर मशरूम का, इस एगेरिकस का हम ग्रोथ देखें कि किस तरह से ये ग्रो करता होगा, तो इसे हम फेरी रिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरी दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फेरी रिंग। क्यों कहा जाता है फेरी रिंग? क्योंकि जहां भी ये जमीन में ग्रो करता है ये सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ शो करता है। सेंट्रीफ्यूगल मीन्स सेंटर से दूर जाता हुआ। तो इस तरीके से देखिए ये इसकी ग्रोथ कुछ ऐसे होती है, ऐसे सेंटर से दूर जाता हुआ इस तरह गोल गोल
हम देखते हैं चारों ओर ये ऐसे फैलता जाता है, तो सेंटर से एक सर्किल बनाता हुआ बाहर की ओर हमको इसकी ग्रोथ बढ़ती हुई दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है, यूरोपियन कल्चर में ऐसा माना गया कि रात के समय परियां ऊपर से नीचे आती हैं और डांस करती हैं, और जहाँ जहाँ उनके पैर डांस करने में पड़ते हैं वहीं वहीं मशरूम की ग्रोथ हो जाती है। ऐसे के लिए दैट्स व्हाई द मशरूम इज ऑल्सो कॉल्ड फेरी रिंग। हिंदी में इसे हम कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, कुंभ भी कहते हैं, या भुई कोड़ भी कहते हैं। तो मशरूम की लाइफ साइकिल को यदि हम पढ़ें, अगर हम इसकी स्टडी करें, तो स्टडी करने के लिए इसे हमें दो भागों में बांटना पड़ेगा। वन इज वेजिटेटिव हाइफी, अदर इज फ्रूटिंग बॉडी। अगर हम देखें इसकी पूरी इस लाइफ साइकिल को और इसके वेजिटेटिव हाइफा की ओर देखें, तो ये वेजिटेटिव हाइफा इसका दो प्रकार का होता है, प्राइमरी माइसीलियम और दूसरा होता है सेकेंडरी माइसीलियम। यहाँ देखिए ये डाइकैरियोटिक हाइफा है, एक हाइफा जिसकी प्रत्येक सेल में हम दो दो न्यूक्लियस देख रहे हैं। तो कैरियन की संख्या कितनी है? 2 है। दैट्स व्हाई दिस हाइफा इज कॉल्ड डाइकैरियोटिक हाइफा। तो डाइकैरियोटिक हाइफा इसका सेकेंडरी माइसीलियम होता है। और यहाँ यदि हम देखें तो प्रत्येक हाइफा में हमें एक एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। तो दिस हाइफा इज कॉल्ड प्राइमरी माइसीलियम। यानी वेजिटेटिव हाइफी की अगर बात की गई तो कितने हाइफा हमें दिखाई दिए? 2 टाइप। वन इज प्राइमरी हाइफा, अदर इज सेकेंडरी हाइफा। द प्राइमरी हाइफा इज मोनोकैरियोटिक। ये कैसा होता है? मोनोकैरियोटिक मीन्स हैविंग अ सिंगल न्यूक्लियर इनसाइड एवरी सेल। प्रत्येक सेल में केवल एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा। यहाँ इसे ब्लू कलर से दिखाया है मैंने, यहाँ इसे रेड कलर से दिखाया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की है कि दोनों अलग अलग स्ट्रेन के हैं। वन बिहेव लाइक द मेल, अदर बिहेव लाइक द फीमेल। तो आइए इसकी पूरी लाइफ साइकिल को हम जानने की कोशिश करते हैं। ये प्राइमरी माइसीलियम और ये सेकेंडरी माइसीलियम। सेकेंडरी माइसीलियम को ही हम जब मशरूम का कल्टीवेशन करते हैं तो एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इसका इनोकुलम क्या है। इनेशन के समय, अनफेवरेबल कंडीशन के समय फंगस का वह पार्ट जो अनफेवरेबल कंडीशन को कैरी ओवर कर लेता है उसे हम इनोकुलम कहते हैं। तो जब कल्टीवेशन हमें मशरूम का करना है तो हमें इनोकुलम लेना होता है, और इनोकुलम होता है डाइकैरियोटिक हाइफा। हम डाइकैरियोटिक हाइफा को, इसके इस हाइफी को हम किसी जहाँ भी ग्रो करना है वहाँ हम ऑर्गेनिक कंटेंट, ह्यूमस से भरा हुआ मॉइस्चरस होना चाहिए, उसमें इसको हम डाल देते हैं। तो इसकी ग्रोथ, क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक कंटेंट है, तो ऑर्गेनिक कंटेंट से न्यूट्रिशन लेकर ये हाइफी बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है और सरफेस के नीचे, ऊपर नहीं आता है, सरफेस के नीचे ही माइसीलियम को पूरे एरिया में कवर कर लेता है। फिर कुछ समय बाद जब न्यूट्रिएंट को इसने हाई क्वांटिटी में एब्जॉर्ब कर लिया होता है तो इसके जो हाइफा हैं वो आपस में ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट करके जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम राइजोमार्फ कहते हैं। और यही राइजोमार्फ अब ऊपर की ओर ग्रोथ करने लगता है। हमको जहाँ भी ये मशरूम ग्रो कर रहा है वहाँ पर वाइट कलर का रुई जैसा स्ट्रक्चर जमीन में उभरा हुआ दिखाई देता है। एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड बटन स्टेज। इसी स्टेज को हम बटन स्टेज कहते हैं। जब इसकी ग्रोथ हो जाती है तो एडल्ट फॉर्म में हमको ऐसी फ्रूटिंग बॉडी दिखाई देती है। दिस फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। इसे हम बेसिडियोकार्प कहते हैं।
और ये बेसिडियोकार्प हमको दो भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। यहाँ जो सिलेंड्रिकल पार्ट इसका दिख रहा है, इस सिलेंड्रिकल पार्ट को हम स्टाइप बोलते हैं। और ये ऊपर का अम्ब्रेला लाइक जो स्ट्रक्चर है, इस अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर को हम पेलियस बोलते हैं। पेलियस के अंडर सरफेस पर, इसके वेंट्रल सरफेस पर अगर हम ऐसे देखें तो मशरूम हमको कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये स्टैंड की तरह है, ये स्टाइप है, और ऊपर का ये जो पार्ट हमने बनाया ये पेलियस है। तो ये डॉर्सल सरफेस और नीचे का ये वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस पर हमें ढेर सारे गिल्स दिखाई देते हैं। ये इस तरीके से ग्रो किया हुआ डिफरेंट लेयर में बटा हुआ गिल दिखाई देता है। और इस गिल की जब हम स्टडी करते हैं, इसका जब हम सेक्शन काटते हैं, इस पेलियस का जब सेक्शन काट के हम देखते हैं तो हमें यह पार्ट 3 भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। ट्रामा, सब हाइमेनियम, हाइमेनियम। अगर हम ट्रामा की बात करें तो देखिए यहाँ पर कैसे सेल्स हैं। दीज सेल्स आर डाइकैरियोटिक। कैसी सेल है? डाइकैरियोटिक सेल है। और यहाँ पर जो हाइफा है, ट्रामा के रीजन में जो भी हाइफा है यहाँ पर, ये कैसा है? सिलेंड्रिकल है। डाइकैरियोटिक सेल्स हैं और लूजली अरेंज्ड है। देखिए ये एक हाइफा, ये दूसरा हाइफा और ये तीसरा हाइफा, ये हॉरिजेंटली एक दूसरे के ऊपर। इसके ऊपर की अगर बात करें, ये स्टेराइल जोन है। ट्रामा इज द स्टेराइल जोन। और ट्रामा में लूजली अरेंज हाइफा होता है। लूजली अरेंज हाइफी हॉरिजेंटली ग्रो करती है। इसके ऊपर का जो पार्ट होता है इसे हम सब हाइमेनियम कहते हैं। सब हाइमेनियम की यदि बात करें तो यहाँ पर नीचे की जो सेल्स हम देख रहे थे वो सिलेंड्रिकल दिखाई दे रही थी, लेकिन जब हम सब हाइमेनियम की ओर जाते हैं तो हम देखते हैं सेल्स ने अपनी शेप को चेंज कर लिया होता है। यहाँ पर जो सेल्स पाई जाती हैं वो नियरली कैसी है? ओवल, राउंडेड होती हैं। बट all are dikaryotic like the cells of the trauma। जैसे ट्रामा की सेल्स डाइकैरियोटिक है। देखिए एक न्यूक्लियस ये है, दूसरा न्यूक्लियस ये है। सभी सेल में आप देखिए वन न्यूक्लियस इज दिस, अदर न्यूक्लियस इज दिस। तो वन न्यूक्लियस बिहेव लाइक मेल, अदर न्यूक्लियस बिहेव लाइक फीमेल। अब हम इस सब हाइमेनियम के ऊपर की अगर बात करें तो कुछ सेल्स सब हाइमेनियम की वर्टिकल ग्रोथ शो करती हैं, ऊपर की ओर बढ़ने लगती हैं और नॉन सेप्टेट हो जाती हैं, असेप्टेट हो जाती हैं। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेसिडियम। दिस इज कॉल्ड इस क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इस क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेसिडियम। और यही वो बेसिडियम है जहां पर कैरियोगैमी होती है। देखिए यहाँ हमको ये दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। मान लिया हमने कि ये न्यूक्लियस यहाँ आए, न्यूक्लियस को अगर हम मान लें कि इस बेसिडियम में ये दोनों न्यूक्लियस हैं, तो बेसिडियम को यदि हम देखें, किसी भी बेसिडियम को हम देखें, तो सब हाइमेनियम में जो डाइकैरियोटिक ओवल शेप हमको सेल दिख रही थी, इनका न्यूक्लियस अब हमको क्लब शेप जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ उसमें भी डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस दिखाई देगा। अब थोड़ी देर बाद ये दोनों न्यूक्लियस आपस में क्या होंगे? फ्यूज हो जाएंगे। इन दोनों का आपस में मिल जाना क्या कहलाएगा? ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होके एक न्यूक्लियस में बदल जाएगा, यानी ये डिप्लॉयड कंडीशन आ गया। अभी तक ये कंडीशन कैसा है? हैप्लॉयड है, डाइकैरियोटिक है, प्लाज्मोगैमी हो गई है, सोमैटोगैमी हो गई है, लेकिन कैरियोगैमी नहीं हुई है। इस स्टेज में हम देखते हैं कैरियोगैमी हो गई, दोनों न्यूक्लियस मिल गए। व्हाट डू मीन बाय कैरियोगैमी? कैरियोगैमी मीन्स द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस। जब मेल और फीमेल न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं, देन दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड
कैरियोगैमी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो न्यूक्लियस अलग अलग थे, यहाँ न्यूक्लियस एक हो गया और ये डिप्लॉयड हो गया। ये यही बेसिडियम अब हम देख रहे हैं इन लार्ज इन साइज, बड़ा हो गया है और इसके अंदर का जो न्यूक्लियस डिप्लॉयड हो गया था, यहाँ क्या होगा, रिडक्शन, इसमें क्या हो जाएगा, रिडक्शन डिवीजन हो जाएगा या मियोसिस हो जाती है, मियोसिस हो जाएगी। तो मियोसिस हो जाने से एक अगर डिप्लॉयड सेल मियोसिस द्वारा हैप्लॉयड होती है तो कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 2 मेल बन जाएंगे और 2 न्यूक्लियस कैसे बन जाएंगे, फीमेल बन जाएंगे। यानी रिडक्शन डिवीजन से सदैव एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड सेल बन जाती है और चारों हैप्लॉयड सेल हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, 4 न्यूक्लियस के रूप में देख पा रहे हैं। 1 2 3 4, 2 behave like the male and 2 behave like the female। जब रिडक्शन डिवीजन हो जाता है, इसी के कुछ देर बाद हम देखते हैं कि इसके बेसिडियम के अपर सरफेस पर बाहर की ओर जो डिस्टल पार्ट है, इस पार्ट पर हम देखते हैं कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप हो जाता है एंड दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड, ये कहाँ लिख दूं मैं, यहाँ लिखती हूँ, दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड इज माटा। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम स्टेरिगमाटा कहते हैं और स्टेरिगमाटा के टिप पर जो न्यूक्लियस यहाँ था, अब ये न्यूक्लियस ऊपर की ओर माइग्रेट कर जाएगा और इसकी जो ऊपर का टर्मिनल पार्ट है दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ स्फेरिकल बॉडी एंड दिस स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बेसिडियोस्पोर। तो हम यहाँ पर क्या बनते हुए देख रहे हैं, स्टेरिगमाटा के टिप पर हम बेसिडियोस्पोर को बनते हुए देख रहे हैं, जिसमें 2 बेसिडियोस्पोर फीमेल की तरह बिहेव करेंगे और 2 मेल की तरह बिहेव करेंगे। अब ये बेसिडियोस्पोर है कहाँ, ये छतरी थी हमारी और ये वेंट्रल सरफेस था जिसे गिल हम कह रहे थे। सबसे डिस्टल पार्ट नीचे की ओर हैंग करता हुआ क्या होगा, बेसिडियोस्पोर। जब बेसिडियोस्पोर मैच्योर हो जाते हैं, पेनियस का यह पार्ट डिसइंटीग्रेट होने लगता है या हवा चलती है तो बेसिडियोस्पोर जमीन में गिर पड़ते हैं। यहाँ देखिए मैंने ये दिखाया है, बेसिडियोस्पोर इस तरीके से जमीन में गिर पड़ेंगे, सॉइल पर गिर पड़ेंगे। एक बेसिडियोस्पोर को हम कह सकते हैं कि ये मेल की तरह बिहेव कर रहा है, दूसरे को हम कह सकते हैं ये फीमेल की तरह बिहेव कर रहा है। तो एक को प्लस से हम दिखाते हैं और दूसरे को माइनस साइन से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं बेसिडियोस्पोर का जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेट करके ये मोनोकैरियोटिक हाइफा को डेवलप करेंगे। इसकी जो अंदर की वॉल है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाती है, इसे हम जर्म ट्यूब भी कहते हैं और यही जर्म ट्यूब धीरे धीरे माइसीलियम में बदल जाएगा, हाइफी में बदल जाएगा और प्रत्येक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा। यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट करके मोनोकैरियोटिक हाइफा को जन्म देता है। अब यहाँ हम देख सकते हैं एक हाइफा रेड कलर से मैंने दिखाया, एक ब्लू कलर से दिखाया है। ये दोनों बाई चांस यदि एक हाइफा इधर से ग्रो कर रहा है और एक हाइफा इधर से, और धीरे धीरे एक दूसरे की ओर आते हैं और टच कर जाते हैं, जहां पर दोनों की वॉल टच होती है, दिस टचिंग वॉल डिसॉल्व आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद बीच की ये जो टचिंग वॉल है ये डिसॉल्व हो जाती है। तो ये दोनों सेल मिलकर के एक सेल बन गई। मान लिया कि ये 2 उंगलियां मेरी एक सेल बना रही हैं और ये 2 उंगलियां मेरी एक सेल बना रही हैं। तो देखिए ये आए दोनों और इस तरह पास पास मिल गए, मिलने के बाद दोनों के बीच की टचिंग वॉल
डिसॉल्व हो जाएगी और इस तरीके से हमको दोनों सेल एक में मिलती हुई दिखाई देती। तो सेल तो एक हो गई लेकिन न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ। देखिए दोनों न्यूक्लियस अपनी आइडेंटिटी को बनाए हुए हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर कैरियोगेमी नहीं हुई है, केवल सोमैटोगेमी हुई है, केवल दोनों का साइटोप्लाज्म एक में मिल गया। अब एक फिनोमिनन पाया जाता है बेसिडियोमाइकोटिना के अंतर्गत आने वाले सभी फंगस में, जिसे हम कहते हैं क्लैंप कनेक्शन। क्लैंप कनेक्शन एक प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द हाइफा की। तो क्लैंप कनेक्शन के द्वारा डाइकैरियोटिक माइसीलियम का डेवलपमेंट हो जाता है और यही डाइकैरियोटिक माइसीलियम जमीन के अंदर बहुत तेजी से ग्रो करता है। ये पेरिनियल होता है, मतलब मेरे कहने का है ये माइसीलियम, प्राइमरी माइसीलियम शॉर्ट लिव्ड है, इसकी आयु कम होती है। और डाइकैरियोटिक हाइफा इसकी आयु या ये पेरिनियल है, ये अधिक देर तक सरवाइव कर सकता है। तो जमीन में जब ये ग्रो करेगा, ग्रो करके बहुत सारे हाइफी एक दूसरे के पास आएंगे और आपस में ट्विस्ट हो जाएंगे, राइजोमाप बनाएंगे। राइजोमाप से फिर बटन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, बटन लाइक स्ट्रक्चर पुनः मशरूम को बना देता है। बार बार मैं आपसे बताना चाह रही हूँ, दिस इज द फ्रूटिंग बॉडी। यहाँ देखिए, दिस इज द वेजिटेटिव हाइफी, दिस इज द वेजिटेटिव हाइफी। बीच में हमने इसकी फ्रूटिंग बॉडी को बनाया है और फ्रूटिंग बॉडी को बेसिडियोकार्प कहा जाता है। यही बेसिडियोकार्प एडिबल होता है, जिसे हम मशरूम के रूप में सब्जी बनाते हैं और खाते हैं। और ये मशरूम का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है? दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज दिस मशरूम इज एडिबल। ये मशरूम एडिबल होता है, क्यों? क्योंकि इसका न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत अधिक होता है। मशरूम में मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, प्रोटीन पाया जाता है। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको सभी प्रकार के एमिनो एसिड नहीं मिल पाते हैं। वेजी कहना चाहती हूँ कि मशरूम आर एडिबल, और एडिबल होने के कारण इनका न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट निग्लेजेबल अमाउंट में है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, ये आपसे कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि क्यों इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत हाई होती है। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के पेशेंट को डॉक्टर्स मशरूम खाने के लिए रिकमेंड भी करते हैं क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा निग्लेजेबल होती है, इसमें न्यूट्रिएंट हाई क्वांटिटी में होता है, इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, इसमें विटामिन पाया जाता है। दिस इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन। इसमें हम पाते हैं डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनको सभी प्रकार के एमिनो एसिड नहीं मिल पाते हैं अपने डाइट से, लेकिन मशरूम में सभी प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अति आवश्यक होते हैं। इसलिए मशरूम खाना चाहिए, लेकिन बहुत केयरफुली, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि इसकी एडिबल वैरायटी जो स्पीसीज है बिस्पोरस है, एडिबल वैरायटी इज बिस्पोरस और कंपेस्ट्रस है, जबकि इसकी पॉइजनस स्पीसीज कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया जेंथोडर्मस और सिल्वेटिकस, ये दो वैरायटी पॉइजनस है, इसे भूल के भी नहीं खाना चाहिए। अब आपके एग्जाम में यदि ये पूछा जाता है तो आपको डिस्क्राइब करना होगा कि एगेरिकस की बॉडी वेजिटेटिव हाइफी और प्रोटीन बॉडी। वेजिटेटिव हाइफी में सेकेंडरी माइसीलियम को आपको डिस्क्राइब करना होगा और प्राइमरी माइसीलियम को। इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जब हम लोगों ने पढ़ा तो यही पाया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेप से गुजरता है। पहला है सोमैटोगैमी, देखिए यहाँ पे हो रही है सोमैटोगैमी, दिस इज द सोमैटोगैमी, यहाँ सोमैटोगैमी हो रही है। सोमैटोगैमी में 2 सेल एक में मिल रहे हैं, दोनों का न्यूक्लियस नहीं मिल रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं
इसे सोमेटोगैमी भी कह सकते हैं या प्लाज्मोगैमी भी कह सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कैरियोगैमी, जब दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए, दिस इज कॉल्ड कैरियोगैमी। और कैरियोगैमी के बाद जो तीसरा स्टेप होता है दैट इज द मियोसिस, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज की स्टडी अगर हम करें तो पहला है ये सोमेटोगैमी और दूसरा यहाँ हमको दिख रहा है कैरियोगैमी, यहाँ पे हो रहा है कैरियोगैमी और तीसरी स्टेप है मियोसिस, यानी 3 स्टेप से इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गुजरता है। और ये माइसीलियम प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम दोनों प्रकार के माइसीलियम इसमें पाए जाते हैं। और इसके माइसीलियम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि ये प्रोफ्यूजली ब्रांच होता है, चाहे हम सेकेंडरी माइसीलियम को देखें चाहे हम प्राइमरी माइसीलियम को देखें, प्रोफ्यूजली ब्रांच दिखाई दे रहा है, सेप्टेट दिखाई दे रहा है। देखिए इसकी प्रत्येक सेल में हमको क्रॉस वॉल दिखाई दे रही है, यानी ये सेप्टेट होता है, मोनोकैरियोटिक भी होता है और डाइकैरियोटिक भी होता है। मोनोकैरियोटिक में एक न्यूक्लियस पाया जाएगा, प्रत्येक सेल में एक न्यूक्लियस, और डाइकैरियोटिक कंडीशन में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। आपसे एग्जामिनर यह भी पूछ सकता है कि फ्रूटिंग बॉडी का डेवलपमेंट किस माइसीलियम से होगा, तो फ्रूटिंग बॉडी का डेवलपमेंट सेकेंडरी माइसीलियम से होगा। सेकेंडरी माइसीलियम राइजोमार्क बनाएगी, कई आपस में हाइफी में डाइकैरियोटिक हाइफी आपस में मिल जाएंगे, ट्विस्ट हो जाएंगे, राइजोमार्क बनाएंगे और राइजोमार्क बनाएगा बटन लाइक स्ट्रक्चर। बटन लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होकर इस मशरूम को इस फॉर्म में बना देता है जिसे हम एक छतरी के रूप में, एक छाते के रूप में, एक अम्ब्रेला के रूप में देख सकते हैं। नीचे का पार्ट स्टाइप है, ऊपर का पार्ट पीलियस है और पीलियस के अंदर ही हमको वेंट्रल सरफेस पर बेसिडियोस्पोर दिखाई देते हैं। तो इसका आप पूरा ये फिगर एक बार स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिए ताकि एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाए तो आप बहुत क्लियर कट इसे बना सकें।